स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं दो जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं। एक इंडेक्सेशन खत्म किया गया, दूसरा एसटीटी बढ़ाया गया है। तो उस पर हमने काफ़ी चर्चा की। और अब हमारा तीसरा विषय है कि यहाँ से बाजार का मूड कैसा रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा। सुनील सर, क्या लग रहा है यहाँ से मूड कैसा रहेगा? अब तो फेड ने भी जो भी करना था कर दिया, हमारे यहाँ भी जो भी होना था हो गया। अब आगे यहाँ से क्या होगा? सर अनम्यूट करिए प्लीज़। नहीं नीरज जी, मार्केट एक कॉकरोच की तरह है। हाँ अल्टीमेट होलोकॉस्ट का सर्वाइवर कॉकरोच होगा। हाँ वैसे हमारे मार्केट भी जितना भी आप पिन प्रिक दे, जितना भी झटका दे, हम उठेंगे, क्योंकि मार्केट में फ्यूचर में प्रॉफिट बन सकती है। तो मेरे ख्याल में ये सब आजकल के लिए थोड़ा झटका होगा और हाँ मार्केट वापस उठ जाएगी। नंबर वन। हाँ नंबर टू, मार्केट की जो बात करते हैं, मल्टीपल हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, डेट मार्केट में जरूर थोड़ा झटका लगेगा। म्यूचुअल फंड की डेट फ्लोस में कमी आएगी, वो एक स्थिर जगह रह जाएगा। मगर जैसे मैं समझ रहा हूँ ना, थोड़ा हाइब्रिड में आके थोड़ा आपको इक्विटी में पैसा आएगा और शायद बैंक के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो बैंकिंग शेयर की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ सकती है इस चीज के कारण। तो ओवरऑल मार्केट के लिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये ऐसी चीज ऑब्जर्व करके आगे जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तो क्या है कि क्लियरिटी ये भी आ रही है कि गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट की ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही है और कुछ स्टेप्स नहीं ले रही है। तो मेरे ख्याल में वो एक चीज है जो मार्केट को एक लॉन्गर टर्म डायरेक्शन में, अगर एक पॉजिटिविटी गवर्नमेंट की ओर से आए कि स्टॉक मार्केट और डेट कैपिटल मार्केट आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जो मार्केट के लिए एक डायरेक्शन दे सकती है। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई थी, रिप्रेजेंटेशन जरूर जाएंगे गवर्नमेंट को इसके बारे में कि सडनली आपने डाला, ये इम्पैक्ट है। तो शायद कुछ करेक्शन इसमें आ जाए तो मार्केट फिर दौड़ेगी उसके कारण। वो एक होप, आशा हमें रखना चाहिए कि थोड़ी सैनिटी, थोड़ी गवर्नमेंट से रैशनल थिंकिंग आ जाए इसके बारे में, तो शायद वो एक अप मूव। बट वैसे तो मैं इस चीज का कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर एक स्थिर तरह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ। हम आगे जाएंगे इसके बाद। ओके संजय जी, विदेश में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका में फेड में, सबसे बड़ी चिंता क्या है? बाजार की ब्याज दरें चिंता है, या यूएस में मंदी की आशंका चिंता है? क्या पर हम लोगों की दिक्कत क्या है इसमें सबसे बड़ी? पिछले 2 सप्ताह में जो दो इवेंट्स हुए, एक तो सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स होना और हाल में क्रेडिट स्विस का बेल आउट होना, इससे बाजार में हमको लगता है कि सिस्टम में रिस्क है, इस बात का एहसास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो जो हमारी 2008 की क्राइसिस हुई थी वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शुरू हुई थी। और इस बार लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, उसके कोलैप्स के बाद बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जिस तरह से उसके बाद सिग्नेचर बैंक का इवेंट आया और क्रेडिट स्विस तो खैर बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसका बेल आउट होना मेरे ख्याल से पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा करता है। और अगर आपने आज के बाजार को देखा होगा तो डॉइचे बैंक के शेयर बहुत बुरी तरह से गिरे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर फाइनेंशियल सेक्टर पर दबाव बढ़ता है और इस तरह की क्राइसिस होने की संभावना बढ़ती है तो इसके बहुत परिणाम हो सकते हैं। मतलब एक तो सिस्टम में रिस्क होना अपने आप में अच्छा नहीं है, और दूसरा इसका सीधा असर पोर्टफोलियो फ्लोज पर हो सकता है। इनफैक्ट अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट है उसमें भी अगर देखें तो उन्होंने इस इशू को अपने स्टेटमेंट में एड्रेस किया है। हालांकि उनका ओपिनियन ये है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे क्रेडिट फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि वो भी इस बात को मानते हैं कि जो क्राइसिस है वो सिर्फ एक दो बैंक के लिए नहीं है, शायद पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए हो। तो मेरे ख्याल से ये जब तक डर सिस्टम से बाहर नहीं होता, बाजार पर इसका बहुत बड़ा ओवरहैंग है। हमारे ख्याल से एफओएमसी का 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक इस कॉन्टेक्स्ट में बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ये जो बैंकिंग सेक्टर के जो न्यूज आ रहे हैं उसको बाजार बहुत ही डर के साथ देख रहा है, और जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं होगी हमारे ख्याल से बाजार में डायरेक्शन आना बहुत मुश्किल है। ओके कमलेश जी, आपके पास तो सर रिटेल, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, हर तरह के लोगों की पल्स होती है क्योंकि वो आपके क्लाइंट हैं। तो पिछले एक आध महीने में, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में
किस तरीके की उनकी आपकी बातचीत हो रही, वो किस तरह के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, मतलब क्या पल्स क्या मिल रही लोगों की? देखिए, हम लोग काफी खुश थे बजट से। बजट में मैंने यही चैनल पे 10 से 10 मार्क दिए थे। अब थोड़ा सीन चेंज हो गया है। दूसरा एक जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूं यहाँ, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑप्शन का वॉल्यूम काफी बढ़ गया है। अब ये जो वॉल्यूम है वो नोशनल वॉल्यूम दिखता है, इसीलिए आपको लगता है कि ये वॉल्यूम काफी बढ़ा है। एक एग्जांपल दूं, आज का ही जो एनएससी का डेटा है उसमें 1,32,26,426 करोड़ का नोशनल वैल्यू दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल प्रीमियम वैल्यू इज ओनली 61,275। कहाँ 1,32,00,000 करोड़ और कहाँ खाली 61,000 करोड़। तो ये जो टर्नओवर कैलकुलेट होता है वो नोशनल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, तो हमें लगता है कि सारी चीज ठीक चल रही है। मैं मेरे एक जो पैनल में सहयोगी है उनके साथ सहमत हूं कि मार्केट तो डाइजेस्ट कर लेगी, वो बाउंस बैक भी कर लेगी, मगर कुछ चीजें परमानेंट डैमेज कर जाती है। अगर आपका ग्रोथ डबल होना है और अगर आपका ग्रोथ 1.5 टाइम्स हुआ तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, जो वो तो नेचुरली होना था। अगर लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो ये मार्केट में काम तो बढ़ना ही है, बट हम ये चाहते हैं कि इंडिया फाइनेंशियल हब बने, यहाँ सभी का पार्टिसिपेशन काफी बढ़े और एक वाइब्रेंट मार्केट बने और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स चैनलाइज हो। तो ये सब में काफी दिक्कत आ सकती है। ड्यूरिंग कोविड पीरियड दिस इज द ओनली मार्केट विच हैज सर्व्ड सीमलेसली। एक भी दिन बंद नहीं रहा था और अच्छी तरह से सभी की सर्विस करी, लोग जुड़े और लकीली मार्केट भी 2 गुना बढ़ गया और उससे सबको फायदा हुआ और इससे काफी एनकरेजमेंट मिला। अभी जो माहौल है वो थोड़ा डिफिकल्ट माहौल है, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक एंड ऑल दिस थिंग्स। बट हमें ये चाहिए कि जो हमारा जो मोमेंटम पकड़ा था, अगर उसको मेंटेन करना है तो हमें कैपिटल मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, देखिए छोटे से टैक्स कलेक्ट ज्यादा करे या कम करे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मार्केट का ग्रोथ अगर डबल हो जाएगा तो उससे काफी गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है। इवन ओवरऑल उनके टैक्स रेवेन्यू में भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। और हम अभी इंडिया में एक भी ऐसी फाइनेंशियल ब्रोकर नहीं है कि जिसकी कंपैरिजन हम वर्ल्ड के कोई भी टॉप ब्रोकर से कर सके। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट को अगर ग्रो करना है तो हमें इंटरमीडियरी को भी प्रॉपर सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टर को प्रॉपरली एजुकेट करना पड़ेगा, काफी सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, टेक्नोलॉजी में भी काफी इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये सारी चीज बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम डेवलपिंग मार्केट है और हमें ये चाहिए कि बाय 2047 वी बिकम डेवलप्ड मार्केट एंड if we have to work in that direction we have to have clear policy on the capital market। हाँ, ये बात तो ठीक है सर, लेकिन शेयर द नॉलेज शेयर द वेल्थ ऑल्सो। पैसा कमा रहे हैं तो उसको आप वापस करिए, समाज को दीजिए। गुरप्रीत सर, सर ये मार्केट सबसे ट्रांसपेरेंट मार्केट है। आई एग्री सर। यहाँ सारा चीज का आई मीन इट इज ऑल वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड पीपल वुड पे टैक्स एज पर द इनकम दैट दे जनरेट। तो यहाँ पे ये इशू नहीं है कि टैक्स कंप्लायंस का इशू नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने से टैक्स बेस भी बढ़ रहा है। तो ये ब्रॉड एंड, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, इसको थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है और ज्यादातर लोग अगर मार्केट से जुड़ेंगे तो ही एक वाइब्रेंट मैच्योर मार्केट यहाँ पे बनेगा, डेप्थ वाला मार्केट बनेगा। अदरवाइज फिर आप बहुत ही एक शैलो मार्केट बनाएंगे जो एक हल्के झटके से लोग बाहर जाने लगेंगे। गुरप्रीत सर, एफआई की सेलिंग रुक नहीं रही है, अभी आपने जिक्र भी किया, एक बहुत ही मतलब एक चिंता की बात होनी चाहिए। ठीक है, कई बार हम लोग बहुत जोश में बोल देते हैं कि नहीं हमारा डोमेस्टिक फंड बहुत खरीद रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है, देखिए हम, ये सब कहने सुनने की बातें अच्छी होती हैं, इमोशनल बातें होती हैं, लेकिन ये कंसर्न हमको दिख रहा है कि लगातार वो बेच रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। क्या ऐसी प्रॉब्लम उनको दिख रही है या क्या ऐसा बाहर कुछ और हो रहा है जो वो उनकी बिकवाली रुक नहीं रही है? नीरज जी, कई कारण हैं। अभी जो ऑफ लेट है वो फ्लाइट टू सेफ्टी ज्यादा है। ओनरशिप देखें तो प्री कोविड 24% ओनरशिप था,
अब मुझे लगता है जब मार्च के आंकड़े आएंगे तो शायद 17 साढ़े 17% रह जाएगा, जो कि लगभग 2008 का ओनरशिप है। आई थिंक जो लोएस्ट रहा है वो 2000 शायद 4 में 14% रहा है, अगर अगर मेरी मेमोरी सही है तो। तो थोड़ा फ्लाइट टू सेफ्टी है। थोड़ा हमने देखा था जनवरी में वो जो बाकी मार्केट्स थे, हम थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव थे। चाइना जैसा मार्केट 9-10 के अर्निंग मल्टीपल पे था, कुछ टैक्टिकल था, बट वो अब तक मुझे लगता है वो प्ले आउट हो गया है। तो थोड़ा मुझे लगता है हमें ना ग्लोबली थोड़ा जब तक पॉज देखेंगे ना, ये बैंकिंग में स्टेबिलिटी पहला मेरे हिसाब से ट्रिगर होना चाहिए। आज डॉइच बैंक का न्यूज है, और मुझे लगता है यहाँ पे हमने पहले भी चर्चा करी है, सेंट्रल बैंक थोड़ी गलती कर रहे हैं। पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियल शॉक्स जो होते हैं वो अपने आप में 1-1.5% रेट हाइक के बराबर है, क्योंकि क्रेडिट पूरा स्क्वीज हो जाता है सिस्टम से। कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं, स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पैनिक का माहौल होता है। तो ये अपने आप में एक तरीके का जो शॉक है, ये अपने आप में भी 1-1.5% के रेट हाइक के बराबर है। तो मुझे लगता है पहले वहां पे जब पॉज आएगा, जो कि मुझे लगता है हम बिल्कुल नजदीक है, बॉन्ड मार्केट तो दिखा रहा है कि शायद रेट कट भी हो यूएस में इस साल 2 बार। तो मुझे लगता है एक पहला पहला इंडिकेटर। दूसरा मुझे लगता है जो बॉन्ड यील्ड्स है उनको स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है। और यूएस ट्रेजरी का बॉन्ड ऐसे ट्रेड करता है जैसे स्मॉल और मिड कैप्स ट्रेड करते हैं। दिन में 10-10 20-20 पैसे का मूवमेंट आता है वहां पे। तीसरा मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी जो अभी इमीडिएट है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि 31 मार्च तक आप ये इंडेक्सेशन अवेल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है, और हम इंटरेस्ट रेट लगभग पीक पे हैं। आप शायद 25 पैसा और हाइक हो सकता है, बट आप कभी भी इक्विटी में भी बॉटम को टाइम नहीं कर सकते। सिमिलरली डेट में भी आप पीक इंटरेस्ट रेट को टाइम नहीं कर सकते, बट आप उसके एकदम नजदीक हैं। तो वो मुझे लगता है अगर आज आप इस समय कोई फिक्स इनकम में पैसा लगाता है और मार्च को यूज करता है, तो 7-8% आप एक तरीके से टैक्स एफिशिएंट रिटर्न बाजार में बना सकते हैं। 3 साल के लिए उसकी यील्ड को लॉक कर सकते हैं। तो वो एक लो हैंगिंग अपॉर्चुनिटी है। और इक्विटी में मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप स्टैगर्ड होके करेंगे तो देखिए, हर चीज अब रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप इवैल्यूएट करिए। टैक्स एंगल हटा दीजिए। आई थिंक ये मैसेज भी है शायद सरकार से। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से खाली मत प्लान करिए, रिस्क रिवॉर्ड से प्लान करिए। तो अगर आप इक्विटी में भी रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है, तो अगर आप आपका व्यू थोड़ा 3-5 साल का है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा फेवरेबल है। डाउनसाइड इस लेवल से लिमिटेड है, अपसाइड 3-4 साल में अच्छी लगती है। तो आप उसको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को स्टैगर कर सकते हैं। अगले 4-6-8 हफ्ते में आप लमसम एलोकेशंस कर सकते हैं, तब तक शायद इंटरेस्ट रेट भी पीक आउट हो जाएगा। संजय सर, एक सवाल अगर आपने नोटिस किया ही होगा, डेफिनेटली किया होगा। मैंने एक चीज़ देखी कि यूएस में जो नैस्डैक इंडेक्स है वो दिसंबर के लो से अब तक 20% चल चुका है, और लोअर लेवल से बहुत अच्छी उसमें रिकवरी आई है, उसके स्टॉक्स में आई है। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग निचले स्तर पे वैल्यू बाइंग कर रहे थे, या कुछ 4-5 स्टॉक हैं जो इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे थे, उनमें बहुत बाइंग हो रही थी। क्या हो रहा था? ये क्या वाकई आईटी में बॉटम बन गया है क्या, एटलीस्ट इन यूएस? ऐसा